हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एफसीआई के एजी थर्ड के एग्ज़ाम के बारे में। जिन छात्रों ने एफसीआई का एजी थर्ड का फॉर्म भरा है और तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। जैसा कि आपको पता है, एफसीआई के ग्रुप थर्ड में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में एक बॉटनी वाले चैप्टर में एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रेस्पिरेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने 20 क्वेश्चन छाटे हैं और मुझे आशा है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में आने ही चाहिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, फिजिकल या बायोफिजिकल। सही आंसर है इसका कैटाबॉलिक। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एरोबिक ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका सही आंसर है 686 किलो कैलोरी। ध्यान रखिए, हम बात करें एरोबिक ऑक्सीडेशन की। अगर यही एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता तो इसका आंसर होता 80 से 90 किलो कैलोरी, यानी बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल के बारे में आपने पढ़ाई होगा, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन से पार्ट को कहते हैं, कौन से ऑर्गेनल को कहते हैं, और इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, और एनर्जी से ही पूरा शरीर चलता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन जो शुरू होता है तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट से काम में ले जाता है। तो पौधों के अंदर कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा है? फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सही आंसर इसका कार्बोहाइड्रेट्स। जब तक पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें ही रेस्पिरेशन के सबस्ट्रेट के रूप में काम में लिया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाते हैं तो फैट्स काम में आते हैं, और उसके बाद प्रोटीन्स काम में आते हैं। आपको पता है कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। दोनों की अलग अलग साइकिल्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी साइकिल है जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ही कॉमन है। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा अगर आप याद करें तो एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस होती है, और उसके बाद में वो जो प्रोडक्ट होता है वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ क्रेब्स साइकिल संपन्न होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोसोल में, और एंड प्रोडक्ट भी ग्लाइकोलाइसिस में ही बन जाता है। तो ध्यान रखिए, एनारोबिक में केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है और एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल होती हैं। दोनों साइकिल होते हैं, इसलिए कॉमन साइकिल की बात करते हैं तो आंसर आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? जैसा कि मैंने बताया, साइटोसोल में होता है, और क्रेब साइकिल कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं, आपको इसके आंसर आने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल है उसमें जो एंजाइम्स काम आते हैं, उसमें एक आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसका क्या नाम है? मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम या पोटेशियम। सही आंसर है मैग्नीशियम। एक्चुअली ज़्यादातर वहाँ पर देखा होगा आप, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स काम आते हैं, और जिनका मैग्नीशियम एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो सही आंसर इसका मैग्नीशियम रहेगा। टीसीए साइकिल क्या होती है? क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, तीनों का मतलब एक ही है, और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि सिनोनिम्स कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए, टीसीए साइकिल बोल दीजिए, क्रेब साइकिल बोल दीजिए, या सिट्रिक साइकिल बोल दीजिए, एक ही बात है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का नेट गेन कितना होता है? यानी अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर कंडीशंस एनारोबिक हैं तो 2 एटीपी बनेंगे, और कंडीशंस अगर एरोबिक हैं तो 38 एटीपी बनेंगे। ध्यान रखिए, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, और इसलिए उनमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कितने 38 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन से। लेकिन कंडीशन अगर एनारोबिक, जनरली जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें होती है, और वहाँ केवल 2 एटीपी बनते हैं। उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, इसलिए उनका काम चल जाता है। लेकिन हायर प्लांट्स में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी।
जब फॉस्फोराइलेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ध्यान रखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन का आपने नाम सुना होगा। ये स्पेशल तरह का रेस्पिरेशन होता है और केवल प्लांट्स में ही होता है, तो इसका आंसर रहेगा प्लांट्स। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? एक्चुअली जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स अंदर लेते हैं और जितने ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं RQ, यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये RQ क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे सबस्ट्रेट्स की एनर्जी स्टेटस का पता लगता है। जिस सबस्ट्रेट में जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है RQ उस तरह से वेरी करता है। और जनरली RQ कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, इसको यूनिक बोलते हैं हम, और इसी से हम कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि RQ वैल्यू इज लेस देन 1 व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर, यानी अगर RQ वैल्यू 1 है तो समझिए कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन अगर RQ वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब हुआ कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स या तो फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, कैम प्लांट्स होते हैं, उनमें RQ वैल्यू 0 होती है क्योंकि वहाँ रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है। जो जर्मेटिंग कैस्टर सीड या कोई भी सीड है वहाँ RQ वैल्यू कितनी होती है? वो होती है लेस देन 1, क्योंकि जनरली वहाँ भी फैट्स और प्रोटीन्स को ही काम में लिया जाता है। इसी तरह अगर मान लो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई दूसरे हैं, जैसे मैलिक एसिड है, तो उसमें RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा 4-5 क्वेश्चंस के ध्यान रखिए। RQ वैल्यू 1 होगी अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है। RQ वैल्यू 1 से कम होगी अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट्स या प्रोटीन्स है। RQ वैल्यू 0 होगी अगर सकुलेंट प्लांट्स हैं। RQ वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैलिक एसिड या इथेनोइक एसिड है। तो ध्यान रहे, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है इसका मतलब है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है और एंड प्रोडक्ट होगा CO2 एंड वाटर। लेकिन रेस्पिरेशन अगर एनारोबिक है तो ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होता, पूरी साइकिल ग्लाइकोलाइसिस में ही खत्म हो जाती है और एंड प्रोडक्ट होता है एल्कोहल या लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक आपने Q10 का नाम सुना होगा। Q10 का मतलब क्या होता है? Q10 का मतलब है कि टेम्परेचर वेयर द रेस्पिरेशन रेट इज डबल्ड, यानी कितने टेम्परेचर पर रेस्पिरेशन डबल हो जाती है। और इसका अगर रेंज हम कहें तो Q10 की रेंज रेस्पिरेशन के लिए 2 to 2.5, यानी हर 10 डिग्री पर रेस्पिरेशन रेट डबल हो जाती है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं। मुझे आशा है इसमें से क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में आने चाहिए। इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स भी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चंस बनाए जाएं, आप मुझे अवश्य लिखें। और ऑल द बेस्ट, गुड लक।